हाय एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी। तो आपको पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है 2020। ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है, हम आपको वीडियो में बताएंगे। क्या है ये 5+3+3+4। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो हम आज एनालिसिस करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो पहले हम बताते हैं कि नई एजुकेशन पॉलिसी कब आनी शुरू हुई थी। पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1968 में, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम में। और दूसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1986 में, राजीव गांधी गवर्नमेंट के टाइम में, जिसे मॉडिफाइड किया था 1992 में नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने। और अब 34 साल बाद आई है इंडिया की न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। और आई एम सो हैप्पी अबाउट इट बिकॉज ऑन पेपर ये पॉलिसी बिल्कुल परफेक्ट है। खैर इम्प्लीमेंटेशन का तो टाइम कंटेंट है। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं अनुज और आप देख रहे हैं पोल जीएस वर्ल्ड। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी वीडियो या कोई भी हम नई पॉलिसी के बारे में एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज हम बताते हैं आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। इंडिया में एजुकेशन के प्रोस्पेक्टस में जो लास्ट ग्राउंड ब्रेकिंग जो चीज़ हुई थी वो था राइट टू एजुकेशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21A में लिखा हुआ है, जिसमें 6 से लेके 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करी जाएगी। साथियों, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। ये 6 और 14 आप याद रखना एज ग्रुप, बिकॉज ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। और इंडिया में कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है ये हमें पता लगता है इलेक्शन मैनिफेस्टो से। इलेक्शन मैनिफेस्टो से हमें पता लगता है, जिसमें आते हैं रिजर्वेशन, कोटा, एफडीआई, डिफेंस। इन सारी चीज़ों की बातें इलेक्शन मैनिफेस्टो में की जाती है, लेकिन एजुकेशन की बातें नहीं होती, क्योंकि ये वोट बैंक के लिए इतना बड़ा और इतना भारी टॉपिक नहीं है। जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, इसके पीछे शेयर ऑफ द सर्टेन ऑफ मूव नहीं है। तो चलिए चलते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। 2014 में बीजेपी मैनिफेस्टो ने एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई थी, जब स्मृति ईरानी एचआरडी मिनिस्टर थी 2015 में, और इसके जो चेयरमैन थे TSR सुब्रमण्यम। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 7 मई 2016 में। और 2016 में, अक्टूबर 2016 में इस रिपोर्ट ने जो अपना ड्राफ्ट पॉलिसी को रिलीज़ करके जो सजेशन मांगे थे, बट इन रिकमेंडेशन का कुछ हो ना सका। तो इसके बाद डॉक्टर KR कस्तूरीरंगन की चेयरमैनशिप में एक नई पॉलिसी बनाई गई, जिसमें 9 मेंबर थे। और इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो ड्राफ्ट था वो 2019 में बनाया गया था। और जो ये नई 2020 पॉलिसी बनी है, ये इसी का फाइनल रिजल्ट है, जो कि डॉक्टर KR कस्तूरीरंगन की चेयरमैनशिप में हुई है। इस चेयरमैनशिप ने 2019 में इलेक्शन पॉलिसी का ड्राफ्ट बनाया, जो कि फाइनली पास हुआ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 बना है। तो इस पूरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट चेंजेस हैं, तो जो नए 2020 में किए गए हैं। इसमें सबसे पहला जो चेंजेस है, HRD मिनिस्ट्री का नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बनाया गया है। दूसरा, गवर्नमेंट से ये प्रपोज कराया गया है कि वो अपना GDP इन्वेस्टमेंट में जो एजुकेशन के प्रोस्पेक्टस में इन्वेस्ट किया जाएगा, उसको इंक्रीज़ करके एटलीस्ट 1.62 इंक्रीज़ करके 6% किया जाए। और इस चीज़ पे ग्रोस एनरोलमेंट में फोकस किया गया है। इसका रेशो में जो चेंज लाया जाएगा, 2035 तक इसको 50% इंक्रीज़ करना होगा। तो जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसका हमारे पास जो हिस्टोरिकल अप्रोच से इस पॉलिसी को बनाया गया है, जिसका एकेडमिक, वोकेशनल और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी दी गए हैं। इसका पूरा फोकस किया गया है कि बच्चों को जिस एरिया में इंटरेस्ट है, उसमें जिस एरिया में वो अपने स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं, वो जैसे ही स्कूल कॉलेज से निकल के एक रियल वर्ल्ड के लिए तैयार हो जाएंगे। तो चलिए जल्दी से इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को एनालिसिस करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर को अब चेंज करके न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर बनाया गया है। एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर में होता था 10 और +2, जिसमें 15 साल का ही होता था, बट इसमें जो 10 तक होता था वो 6 से लेके 16 साल तक के ग्रुप के बच्चे पढ़ते थे। और जो नया 2 साल का कोर्स होता, जिसमें होता था आपका ह्यूमैनिटीज़ और साइंस और कॉमर्स, इसमें बच्चों को स्ट्रीम चूज़ करने के लिए 2 ईयर मिलते थे, जिसमें वो अपने स्ट्रीम को चूज़ करके अपने सब्जेक्ट चूज़ करते थे। बट अब जो नई ये न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर बनाया गया, इसमें 5+3+3+4 का जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है।
पहला स्ट्रक्चर है 3+2 जो कि हम 5 बोलते हैं, इसको बोलते हैं फाउंडेशनल स्टेज। और इससे आगे जो 3 का ईयर का होता है कोर्स उसको हम बोलते हैं प्रोपैरेटरी स्टेज, और जो 3 ईयर आगे है उसको बोलते हैं मिडिल स्टेज, और जो आगे 4 ईयर कोर्स है उसको बोलते हैं सेकेंडरी और हायर एजुकेशनल स्टेज। तो इसमें हम बोलते हैं आपको 3 ईयर में बच्चे क्या करेंगे, जो कि बच्चे आंगनवाड़ी या स्कूल बाल वाटिका में पढ़ते थे उसमें 3 साल तक पढ़ेंगे। और उसके बाद जो 2 ईयर का है उसमें आप फर्स्ट और सेकंड क्लास को करेंगे, जिसमें एज ग्रुप रहेगा 6 से 8 साल तक। और जो आगे 3 साल तक बच्चे पढ़ेंगे जैसे प्रोपरेटरी स्टेज बोलते हैं, इसमें बच्चों जो 3 से 5 क्लास तक पढ़ेंगे और इसमें एज ग्रुप रहेगा 8 से लेके 11 तक। और आगे जो 3 ईयर का होगा उसको बोलते हैं मिडिल स्टेज, इसमें बच्चों की जो क्लास होगी वो 6 से 8 रहेगी और एज ग्रुप रहेगा 11 से 14 के बीच में। बट आज जो सेकेंडरी स्टेज है इसमें जो नया चेंज किया गया है, जैसे पहले 10+2 होता था, अब 8th के बाद आप डायरेक्ट 4 ईयर में जो अपना वोकेशनल कोर्स है आप किसी भी स्ट्रीम को चूज़ कर सकते हैं। आपके पास एक नया ऑफर होगा कि आप किसी भी सब्जेक्ट को 9 से ही अपने मनपसंद सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए यह चेंज बहुत ही, जिससे मैं बहुत खुश हूँ, मुझे ये चेंज बहुत अच्छा लगा है। तो आपको भी ये चेंज अच्छा लगेगा। अगर आपका कोई भी भाई या आपका दोस्त पढ़ना चाहता है तो उसके लिए ये नई एजुकेशन पॉलिसी बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी, बिकॉज इसमें जो न्यू पेडागोजिकल करिकुलर स्ट्रक्चर स्कूल एजुकेशन में जो चेंज किए गए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चेंज किया गया है इसमें स्कूल एजुकेशन सिस्टम में, अब हम पढ़ते हैं कि जो स्कूल एजुकेशन में क्या चेंज किया गया है। पहला कि बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी 6th क्लास से, जो कि पहले नहीं किया जाता था। ये बहुत ही अलग चेंज है। आपको बता दें कि चाइना में ये चीज़ बहुत टाइम से प्रैक्टिस की जा रही है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि चाइना का डेवलपमेंट कितना हो रहा है। ये इसी की वजह से हो रहा है कि वहाँ के बच्चे बहुत टाइम से कोडिंग को सीख रहे हैं। और एक नया चेंज किया गया जो कि यूरोप से अडोप्ट किया गया है कि हम 6th ग्रेड तक अपनी मदर टंग में ही एजुकेशन को सीख पाएंगे। बिकॉज इसका एक बेनिफिट ये है कि बच्चों को इसको सीखने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। और ये अडोप्ट किया गया है यूरोप से, क्योंकि यूरोप में यह बहुत टाइम से प्रैक्टिस की जा रही थी। और जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे मतलब कि स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट मिलेगा वो है 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड, जिसमें रहेगा एकेडमिक प्लस प्रैक्टिकल्स प्लस को करिकुलर स्ट्रक्चर। इसमें बच्चों को उसकी बेस्ड स्किल पे और उसके कैपेबिलिटी के थ्रू उसका प्रोग्रेस कार्ड बनाया जाएगा, जो कि 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड होगा। और अब जो चेंज किया गया है नया, अब हम देखते हैं कि हायर एजुकेशन में क्या चेंज किया गया है। इसमें जो सिंगल रेगुलेटरी हायर एजुकेशन था वो मेडिकल और लीगल किया गया है। एमफिल में बच्चों को 2 डिसकंटिन्यू रहेगा। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स रहेंगे, आप अपने चूज से किसी भी सब्जेक्ट को फ्लेक्सिबिलिटी बना सकते हो, चूज़ कर सकते हो। और जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स है उसको 6% GDP में लिस्ट किया गया है। प्रैक्टिकल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बनाए गए हैं जिसमें फ्लेक्सिबल करिकुलम होगा, वोकेशनल सब्जेक्ट्स होंगे, इंटरडिसिप्लिनरी कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स। ये आपको बता दें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि इंटरडिसिप्लिनरी कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट बनाया गया है। इसमें बच्चे अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को चूज़ करना चाहते हो, जैसे कि +2 के बाद आपको कुछ भी करना होगा तो आप इंटरडिसिप्लिनरी कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। आप अपने मनपसंद इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को चूज़ करेंगे। और जो तीसरा नया चेंज किया गया है लैंग्वेज में, संस्कृत को एज अ लैंग्वेज बनाया गया है जिसको आप हर फील्ड की एजुकेशन में प्रैक्टिस करेंगे। और अदर क्लासिकल लैंग्वेज और लिटरेचर लैंग्वेज को इसमें ऐड किया गया है। तीसरा चेंज किया गया है जो कि बच्चे आउट ऑफ द वर्ड्स करना चाहते हैं, क्रिएटेबल होते हैं, तो उनके लिए ये अब एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स बनाया गया है। इसका क्या मतलब होता है हम आपको बता देते हैं। इसका मतलब होता है कि बच्चे, जैसे कि अगर कोई बच्चा आउट ऑफ द वर्ड्स करना चाहता है कि वो एक क्रिएटिविटी करना चाहता है और दूसरी क्रिएटिविटी करना चाहता है, तो अगर वो अपने वोकेशनल कोर्स को बीच में छोड़कर कहीं भी जाना चाहता है तो इसमें उसको एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स मिलेगा। जहाँ पे भी उसने अपना कोर्स पुराना छोड़ा था वहीं से वो अपने कोर्स को दोबारा से स्टार्ट कर सकता है। ये एक बहुत ही अलग चेंज किया गया है इस पॉलिसी के अंदर, जिससे बच्चों को बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर बच्चे कुछ करना चाहते हैं तो वो इसमें देख सकते हैं कि उसको क्या चेंज करना है और कैसे मतलब कि वो अपने आप को क्रेडिबिलिटी बना सकते हैं। जैसे पहले होता था कि बच्चों को एक कोर्स पूरा करने के बाद ही दूसरे कोर्स में जाना पड़ता था, बट अब यह नहीं होगा। तो अब बच्चे को बैंक ऑफ क्रेडिट्स दिया जाएगा। अगर वो 1 साल का करके छोड़ता है तो उसको 1 साल का दिया जाएगा। अगर वो 2 साल का करके अपने कोर्स को छोड़ता है तो उसको 2 साल के बाद ये बैंक ऑफ क्रेडिट्स दिया जाएगा। और इसके लिए जो हायर एजुकेशन के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी बनाई गई जाएगी, जिसको मेरू बोला जाएगा। ये IIT और एम्स को प्रैक्टिस करके बनाया गया है कि जो IIT और एम्स है उसके प्रोस्पेक्टस में एक मेरू बनाए जाएंगे, जिसमें मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी बनाई जाएंगी।
और हायर एजुकेशन के मामले में जो रिसर्च कल्चर होगा उसको नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाए जाएंगे। और हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI ने जो एक्सक्लूड किया गया इसमें मेडिकल और लीगल एजुकेशन को बाहर निकाला गया है, जिसे हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रोस्पेक्टस में बनाया गया है। तो चेंज ऑफ टीचर, इसके चलते अब कुछ चेंज टीचर्स के लिए भी गया, टीचर्स के फ्रेमवर्क में भी कुछ ना कुछ चेंज गया। NCERT से कंसल्ट करके नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एंड एजुकेशन NCFT 21 बनाया गया है। और इसको बाय 2030 के लिए, मतलब कि 2030 तक जो क्वालिफिकेशन रहेगी टीचर के लिए वो मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन रहेगी, 4 ईयर इंटीग्रेटेड BEd का कोर्स रहेगा। ये इसलिए बनाया गया है कि ताकि अगर बच्चों को कुछ नया सिखाने के लिए टीचर के लिए भी कुछ चेंज किए गए हैं, जिससे उसकी डिग्री और डेवलपमेंट स्किल डेवलपमेंट के देखते हो उसको 4 ईयर इंटीग्रेटेड BTech करनी होगी, BEd करनी होगी। ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई एजुकेशन पॉलिसी का क्या ऑब्जेक्टिव है? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, ग्लोबल स्टैंडर्ड पे एजुकेशन को अचीव करना। किसी भी स्टैंडर्ड पे अगर हमारी एजुकेशन को ले जाएगा तो वो हर ग्लोबल स्टैंडर्ड में हमारी एजुकेशन एक परफेक्ट और बेनिफिशियल रहेगी। इसके साथ ही डिफरेंस और गैप, मतलब कि किसी भी प्राइवेट और गवर्नमेंट के बीच का जो गैप है उसको ख़त्म करना, ये सब देखते हुए इस पॉलिसी में बनाया गया है। होप कि आपको ये पॉलिसी अच्छी लगी होगी और ये पॉलिसी बहुत ही बेनिफिट रहेगी स्टूडेंट्स के लिए, जो आगे नए बच्चे अभी जो पढ़ेंगे उनको बहुत ही बेनिफिट रहेगा। होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ शेयर करें वीडियो को, कमेंट करें अगर आपको कोई सजेशन चाहिए। प्लीज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।